हेलो गाइस, होप यू एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज मैंने सोचा थोड़ा सा ऑफ टॉपिक एक वीडियो बनाते हैं। ऑफ टॉपिक नहीं, रिवर्स टॉपिक। बेसिकली आपको पता है कि इस वीडियो की सीरीज़ जो है मेरी, इसमें आई एम ट्राइंग टू कैप्चर इन ऑल द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम और रीलोकेटिंग फ्रॉम यूके टू पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि मैं खुद 15 साल पहले आया था, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में ये मेंशन की थी बात, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस बार ये डिस्कस करते हैं कि अगर आप यूके आते हैं, सो व्हाट आर द रियलिटीज़, आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, एट्सेट्रा। सो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड स्टार्ट करूँगा, मेरे पास नोट्स हैं। आई गिव यू बैकग्राउंड कि आजकल यूके की मार्केट कैसी है, जॉब्स की और ये किस तरफ जा रही है। लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि यूके जो है, जैसे आप लोग जानते हैं, यूरोप का हिस्सा है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ हैं। तो 1980s में एक चीज़ बनी थी जिसको कहते हैं यूरोपियन यूनियन। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, मल्टीपल स्टेट्स एक कंट्री बनाती हैं। यूरोपियन यूनियन में ये था कि मल्टीपल कंट्रीज़ एक कंसोर्शियम बनाते हैं, जैसे ये यूनियन बनाते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन कह रहे थे। तो वो जब बनी थी तो यूके जो है, यूके एज अ कंट्री, वो गवर्नमेंट की तरफ से वॉलंटरली उसमें एंटर हो गया था। लोगों ने इसमें वोट शोट नहीं दिया था। तो काफ़ी लोगों को उस वक्त ग्रज था इस बात का कि हमसे पूछा नहीं गया, क्योंकि लोग समझते थे कि ब्रिटेन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड है, और यूके अगर जाता है ईयू के अंदर तो और कंट्रीज़ का भी लोड उठाना पड़ेगा, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं एक्सेट्रा। तो उस बात पे काफ़ी लोग जहाँ खाइफ थे। नेवरदलेस उस वक्त लेट 80s में या मिड 80s में, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, देयर वाज अ मूव के यूके यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन गया था। अब हिस्सा बनने में क्या क्या हुआ था, हिस्सा बनने का मकसद ये था, या उसके बाद ये इफेक्ट था, वो ये था कि नंबर 1, इमिग्रेशन वाज फ्री। यूरोपियन लोग यूके में आ सकते थे, यूके के लोग यूरोप जा सकते थे विदाउट एनी वीज़ा। वो आके एक दूसरे की कंट्रीज़ में काम कर सकते थे, बेनिफिट्स वगैरह ले सकते थे। सो एवरीथिंग वाज यूनिफॉर्म, एक तरह से एक कंट्री बन जाती है। बस ये है कि फिजिकली आप एक कंट्री के सिटीजन होते हो, लेकिन आप फ्रीली मूव कर सकते हो। इसे कहते थे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो ये एक बात हुई थी। उसके अलावा ये भी हुआ था कि वहाँ के जो हैं लोग, स्टूडेंट्स, वो यूके आके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते थे, और उनको वही सारे के सारे रूल्स उन पर अप्लाई होते थे जो कि लोकल होम स्टूडेंट पे अप्लाई होते थे। इसी तरह यूके के स्टूडेंट यूरोप जा सकते थे। तो ये भी बात एक और वो थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे अगर यूएसए जो है, यूएसए और लेट्स से ऑस्ट्रेलिया आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं, इनका आपस में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। तो जब कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में यूएसए की चीज़ इंपोर्ट करता है तो उसको कस्टम देनी पड़ती है। इसी तरह सो इंपोर्ट्स पे कस्टम है, एक्सपोर्ट्स पे भी कस्टम है एक दूसरी कंट्री। ये होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के तहत ट्रेडिंग करना। लेकिन यूरोपियन यूनियन में ये रूल था कि कंट्रीज आपस में ट्रेड भी फ्री कर सकती थी। मतलब क्या है इसका, कि मिसाल तो जर्मनी से मैंने गाड़ी इंपोर्ट करनी है, कोई उस पर कस्टम नहीं है। मतलब यू कैन इमेजिन कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, एज इफ़ यू आर सिटिंग इन द यूके एंड यू कैन शॉप इन यूरोप। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि बीइंग पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, दिस वाज पार्ट एंड पार्सल, ठीक है। इसमें फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी, बाद में लोगों नुकसान की तरफ मैं आता हूँ। तो बहरहाल ये इस तरह की चीज़, ये रिलेशनशिप रहा 40 साल, ठीक है। तो इमेजिन करें वो जो जनरेशन थी जिसने वोट किया था, जो चाहती थी कि हमसे पूछा जाता, उनको एक ग्रज सा था थ्रू आउट। 2016 में फिर क्या हुआ कि जो अभी की गवर्नमेंट है, कंजर्वेटिव्स, ये ज़्यादातर पॉपुलिस्ट मूवमेंट इस तरह की गवर्नमेंट होती है जो कि ना, एज द नेम सजेस्ट, थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, एक्चुअली एंटी इमिग्रेशन होते हैं मेनली, ठीक है। तो क्या हुआ कि वोटिंग गिमिक था या क्या था, उसने, इनका जो प्राइम मिनिस्टर था डेविड कैमरन, उसने ये ऑफ़र की थी कि अगर हमें दोबारा मिलती है हुकूमत, तो हम जो हैं, इलेक्शन कैंपेन में उसने कहा था, हम दोबारा हम करवाएंगे रेफरेंडम किस चीज़ से करवाएंगे, हम लोगों से पूछेंगे कि आपने अभी भी यूरोप का हिस्सा, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहना है कि नहीं, एज अपोज टू जो पहली बार बगैर पूछे हुआ था। तो ये जो बात थी, अब उसको यही शायद था कि इतने अरसे से एक है रिलेशनशिप, 40 साल हो गए हैं, नथिंग विल चेंज। लेकिन एटलीस्ट वो जो वोटर्स हैं जो कि डाउट में थे, वो उसको वोट दे देंगे इस बात पे। तो उसने रेफरेंडम अरेंज किया, 2016 में रेफरेंडम हुआ, और टू एवरीवन्स सरप्राइज रेफरेंडम का रिजल्ट ये आया कि 52% लोगों ने कहा कि वी वांट टू लीव द ईयू, 48% ने कहा कि वी वांट टू स्टे। दिस इज़ अ वेरी वेरी क्लोज मार्जिन, 4% लिटरली। और इसमें ऐसी भी हुआ था कि काफ़ी लोग जो ईयू में रहना चाहते थे, उन्होंने वैसे ही वोट नहीं दिया, कुछ ने शोगल में दे दिया अगेंस्ट। उनको इतने कॉन्फिडेंट थे लोग कि यार कुछ भी नहीं होगा, ये लोग वैसे श्योर कर रहे हैं, कहाँ निकलते हैं यूरोप से, अब पता ही इतने फ़ायदे वगैरह हैं। लेकिन इस वॉज अ शॉक टू एवरीवन।
जैसे ट्रम्प यूएसए में आया इलेक्ट होके, इसी तरह ये भी ना, ये पॉपुलिस्ट मूवमेंट की तरफ के लोग जो थे वो थोड़े से तंग आए हुए थे। इसकी बैकग्राउंड ये थी कि इमिग्रेशन, ये जो वो लोग थे जिन्होंने शुरू में कहा था कि हमसे पूछा जाता, उनके भी ग्रेजुएशन उनकी जनरेशन, आप इमेजिन करें वो उस वक्त जवान थे, वो बूढ़े हो गए होंगे, ठीक है। उसके अलावा जब ये यूरोप का हिस्सा बना था, ईयू का हिस्सा बना था यूके, तो काफ़ी कंट्रीज, रोमेनिया फॉर एग्जांपल एक कंट्री है जो कि मैं जब यहाँ पे आया था 2006 में, लिटरली उस वक्त वो भी ईयू का हिस्सा बनी थी, तो वहाँ से लोग आना यहाँ पे शुरू हुए थे। तो पहली बार आपने देखा था स्ट्रीट में लोग जो हैं वो बेगिंग कर रहे हैं। मतलब इवन आई वो सरप्राइज कि यार मैं यानी कि ये तो यूरोपियन नहीं लग रहे हो ना, उनके ट्रेन पे यूरोप में तो कल्चर नहीं भीख मांगने का, ये क्या, ये मतलब ये किस तरह की बात है। आपको ट्यूब्स में नज़र आते थे वो लोग, तो ये इस तरह की चीज़ें थी। प्लस ज़ाहिर है कुछ लोग यहाँ पे अपने आप को प्रेजुडिस भी कहते हैं। मैं रेसिज्म का लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन उनको होता है कि यार हम थोड़े से हैं इस तरह के। कुछ पॉकेट्स हर जगह होती हैं, पाकिस्तान में भी हैं, हम ना चाहते हुए भी काफ़ी करते हैं रेसिज्म, लेकिन नेवरदलेस तो वो लोग जैसे, वो तो पोलिश वगैरह लोगों से भी खुश नहीं थे। उनको होता था कि यार आके यहाँ पे हमारी जॉब्स ले ली हैं। हालांकि हकीकत ये है कि ये लोग यूरोप से आए हैं, इन्होंने सारे वो काम किए हैं जो कि ये यहाँ वाले ब्रिटिश लोग नहीं करते। क्लैनलीनेस, सफाई कराना, घर की बाथरूम वगैरह साफ़ कराना, फिर इस तरह जो बाकी ट्रेड्स हैं, बिल्डिंग वर्क्स हो गए, किचन फिट करना, ये वो लोग सस्ते में करते थे। मतलब एक किचन अगर आप 3,500 में फिट होता है ब्रिटिश बिल्डर से, वो पोलिश 1,500 में कर देता था उस ज़माने में। तो ये सारी बातें थी ना, तो देवर पीपल, तो इन अदर वर्ड्स फ्रस्ट्रेशन थी, ठीक है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि यूरोप से डिसाइड हो गया, अब ब्रिटेन बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये लोग दे नेवर गो बैक ऑन व्हाट द पीपल हैव डिसाइडेड। तो 2-3 साल 2016 में वो हुआ, 3 साल का प्लान बना के 2020 के एंड पे निकल जाएंगे हम यहाँ से, ठीक है। बहुत डिबेट्स हुई कि दोबारा कराया जाए रेफरेंडम, 4% की मार्जिन ज़्यादा नहीं है एक्सेट्रा, बट नेट रिज़ल्ट यही था कि उनको निकलना पड़ा, ठीक है। तो इफ़ेक्टिवली फिर अभी 2019 में वो एक डेडलाइन थी, फिर साल का जो टाइम था वो था निगोसिएशन पीरियड, कि अब निकल तो गए हैं, अब किस टर्म्स पे यूरोप से वो सारी बातें होंगी जो मैंने पहले मेंशन की। जो रिश्ता जुड़ा था वो अब रिश्ता ख़त्म कैसे होगा। अब फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ इंपोर्ट की जाएंगी तो क्या उस पर कस्टम होगी, कितनी कस्टम होगी, डिसरप्शन बहुत है ना, क्योंकि 40 साल का रिश्ता बना हुआ था तो उसको तो। लेकिन मैं आई एम जस्ट बिल्डिंग अप, ये जो प्रोसेस था ये ब्रेग्जिट था, ठीक है, ब्रिटेन एग्जिट, ठीक है, ब्रेग्जिट कहते हैं इसको। तो अब जाहिर है जब ईयू का हिस्सा था यूके, तो तकरीबन 500 मिलियन की पॉपुलेशन थी, वो सारी की सारी एक समझ लें लोकल मार्केट थी। अब रूल ये होते थे कि आप कोई जॉब अगर आई है नई, तो सबसे पहले आपने लोकल मार्केट में एडवर्टाइज़ करानी है, तो मतलब यूके का बंदा होना चाहिए। अगर यूके से नहीं मिला तो फिर यूरोपियन, यानी ये सेकंड प्रेफरेंस थी यूरोपियन लोगों को जो यहाँ पे हैं, या फिर उनको मिल सकती है, और फाइनली एनीवन एल्स फ्रॉम आउटसाइड। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ओवर टाइम ये देखा हमने कि जो हमारी ओवरसीज, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, जो लोग वीज़े पे आते थे, उनकी ना इमिग्रेशन बहुत हिट हुई, क्योंकि ये यूरोपियन इमिग्रेशन का तो कुछ कर नहीं सकते थे, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, इन्होंने कॉन्स्टेंटली ना दूसरी तरफ टाइट करना शुरू कर दिया साहब, ठीक है। मैं जब आया था इस कंट्री में 2006 में, मैं आया था MSc करने स्टूडेंट वीज़ा पे। उस वक्त लेबर की गवर्नमेंट थी, वो ज़रा बेहतर होते हैं, लेबर का उनका होता है कि एज द नेम सजेस्ट वो थोड़े ओपन होते हैं। तो मैं ग्रेजुएट हुआ 2007 में। उस वक्त एक वीज़ा होता था जिसे कहते थे IGS, इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्कीम। वो वीज़ा वो ऐसा था कि आप अगर यहाँ से ग्रेजुएट हुए ना, बेशक अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स, आप साल के लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर वो 2 साल का हो गया था, मतलब 2 साल तक सर्च कर। इट वॉज अ बिग थिंग, क्योंकि वरना आप यहाँ पे आओ, कंपटीशन इतना है कि आपको वर्क परमिट वाली कंपनी जो है मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था। बहुत सारे जो बड़ी कंपनीज है वो देती थी, ठीक है। तो इस वजह से आपके चांसेस कम हो जाते थे। आते हो, पैसे लगाते हो, यहाँ पे मास्टर्स करते हो, उसके बाद आपको वर्क परमिट चाहिए जॉब करने के लिए, आप उसके बगैर जॉब नहीं कर सकते। तो यूरोपियन लोग यहाँ पे मार्केट है पूरी, तो उनकी मोस्ट लाइकली उनको बंदा मिल जाता था, अनलेस आपका कोई ऐसा स्किल है जो कि रेयर है। तो मुझे बहरहाल एक लाइफ लाइन से मिल गई थी कि IGS है, तो एटलीस्ट आई कुड अप्लाई इन मैनी कंपनीज। तो अल्टीमेटली मैंने जो कंपनी ज्वाइन की थी वो बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, और साल बाद ही मुझे वर्क परमिट मिल गया था। तो वो तो चलो एक रूट था, लेकिन ओवर टाइम क्या हुआ है कि उसके बाद हमारे रिलेटिव्स वगैरह भी आए MSc करने, लेकिन ओवर टाइम दे हैड टू गो बैक। तो वो उसमें ये था कि ऑब्वियसली जब यहाँ पे कोई कंपनी स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं है, इन लोगों ने वोट भी लेना है, जो गवर्नमेंट है इन्होंने शो ये करना है कि हम जो हैं वी आर डूइंग वेल ऑन इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन कहाँ पे टाइट कर सकते हैं, द ओनली प्लेस दे कुड टाइट इज हम जैसे लोग जो मतलब नॉन EUs हैं, बाहर से आए हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, अमेरिकन, मतलब सब हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन दैट्स द ओनली प्लेस वेयर दे कुड इम्पैक्ट।
और वोटिंग के लिए। तो लेकिन अब मैं बिल्डअप कर रहा था, ये कहानी थी ना यूरोप में रहते हुए। अब जब ब्रेग्जिट हो गया, अब इनको पता है कि काफ़ी स्किल ऐसे हैं जो कि इनको चाहिए होंगे। अब उसमें स्किल्ड वर्कर होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, सेमी स्किल्ड होते हैं, सॉरी। तो इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी थी कि अब जब 2020 में निकल जाएंगे तो अपने इमिग्रेशन रूल्स चेंज करेंगे। अब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया स्टाइल सिस्टम डाला है, ठीक है। वो यूके का सिस्टम अब ऑस्ट्रेलिया की तरह हो गया है। अब इनमें नई कैटेगरीज भी आई हैं, और जो कुछ पुरानी थी, जो मेरे टाइम पे थी, हमसे पहले थी, वो भी रिवाइव कर रहे हैं। तो एक फ़ायदा ये हुआ है बाहर वालों को कि अब यूरोप वाली जो 500 मिलियन की पॉपुलेशन थी, वो और कॉमनवेल्थ वाले बाकी सब लोग एक ही पेज पे आ गए। तो अब फॉर एग्जांपल अगर इनको कोई डेवलपर इन्होंने हायर करना है, ठीक है, अब अगर कोई इंडिया या पाकिस्तान से अप्लाई करता है और अगर कोई जर्मनी से अप्लाई करता है मिसाल के तौर पे, पहले ये होता था कि जर्मनी वाले को पहले प्रेफरेंस होती थी क्योंकि उसके लिए इनको वीज़ा नहीं चाहिए था, रूल भी था उनको प्रोटेक्ट करो। अब वो सेम पेज पे। तो माय पॉइंट इज़ कि कुछ ऐसे स्किल्स, ऐसे एरियाज़ होंगे, ठीक है, जिनमें अब पाकिस्तानियों को, आप लोगों को भी एडवांटेज होगा, इंडिया से भी जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ वाले या नॉन EU कंट्रीज़ वालों को भी एडवांटेज होगी इस बात पे। इट रियली डिपेंड्स ऑन आपका एरिया कौन सा। तो इन्होंने HSMP जैसा होता था, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम, वो हमारे टाइम पे हमसे पहले था। उसमें होता था कि आप आओ, आके सर्च करो, ठीक है, आप आते हो, आप सर्च करते हो, आपको जॉब मिलती है, मतलब यू कुड कम इवन विदाउट अ जॉब ऑफर। वो ऐसा वीज़ा होता था। वो ख़त्म हो गया था दरमियान में, ज़्यादा साइड इन्होंने रूल टाइट किए थे। अब वो दोबारा रिवाइव हो रहा है, ठीक है, अब वो दोबारा रिवाइव हो रहा है। और इसी तरह एक वीज़ा ये लोग लाए हैं, एंटरप्रेन्योर वीज़ा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर वीज़ा का मतलब है कि आप आएँ और आप जो हैं अपने पैसे इन्वेस्ट करें और आप अपना बिज़नेस प्लान बताएं। बिज़नेस प्लान जब आप बताएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि बिज़नेस प्लान जब आप बताएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको, अगर आपका बिज़नेस प्लान पसंद आया तो आप उस बिज़नेस प्लान के अगेंस्ट आके यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो एक और चीज़ है। इसी तरह सेमी स्किल्ड कैटेगरी में इन्होंने नहीं ज़्यादा वीज़ाज़ खोले। फॉर एग्जांपल गार्डन में, अगर उनमें वीज़ा शायद ये इनका है, लेकिन उसमें क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एनीवेज, अब ये थोड़ा सा, माय पॉइंट इज़ कि अभी लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई है, ठीक है। और सबसे मज़े की बात, 2 ईयर वर्क परमिट जो था ना, PSW जिस तरह होता था मेरे जब, वो वापस आ गया। तो आई थिंक दो जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कैटेगरीज है ना पाकिस्तानीज़ के लिए या इंडियंस के लिए या बांग्लादेशी, मतलब जो कॉमनवेल्थ से हैं, जो HSMP और 2 ईयर वर्क परमिट पोस्ट स्टडी वर्क। तो HSMP का मतलब है कि अगर आप वहाँ से एक्सपीरियंस हो, आपने पॉइंट्स गेन कर लिए, आइल्स वगैरह दे दिया, सब कुछ ठीक है, तो यू कुड एक्चुअली कम हेयर एंड सर्च फॉर अ जॉब। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आते हो, आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो, ग्रेजुएट हुए हो, आप अप टू 2 ईयर्स जॉब सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज उसका मतलब ये है कि रूल्स थोड़े रिवाइव हो गए हैं और अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, दे कैन स्टार्ट देयर कैरियर, ठीक है। अगर आपको जॉब मिल जाती है विदिन 2 ईयर्स, ठीक है, तो दैट्स अ गुड थिंग कि पहले ये दरमियान में लाइक ए सेट बहुत टाइट हो गया था काम, ठीक है। तो अब इसके फ़ायदे नुकसान जो हैं वो क्या हैं, वो उस पर भी बात करते हैं कि मतलब मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे आते हो तो आप कौन हो, हु आर यू, जो यहाँ पे आप आ रहे हो ना, इन व्हाट कैपेसिटी। अगर तो आप आते हो यहाँ पे, आपने अंडर ग्रेजुएट पाकिस्तान से किया, ठीक है, आपने यहाँ पे MSc में आपका दाखिला हो गया, आप आते हो यहाँ पे मास्टर्स करते हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आपको पता है कि कहाँ अप्लाई करना है, आपकी फ़ील्ड क्या है, आपको जॉब मिल जाती है, तो आपको 2 साल तक तो उस वीज़े पे आप ट्रांजिट कर जाओगे, फ्रॉम स्टूडेंट वीज़ा टू द वर्क वीज़ा, ठीक है। 2 साल तक आप उस पर जॉब करो। उसके बाद क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस इसी कंपनी के साथ हो चुका होगा, आपको वर्क परमिट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि अब तो ये भी है ना कि यूरोप से निकल गया, तो ज़्यादातर कंट्रीज़ वर्क परमिट का वो जो एबिलिटी टू गिव परमिट्स टू पीपल, वो उसके लिए भी अप्लाई करेंगी, तो ये होगा। और फिर यूके में एक रूल है कि अगर आप यूके में 5 साल वर्क वीज़ा पे हो ना, उसके बाद आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाती है। इंडेफिनिट लीव का मतलब है कि आप यहाँ परमानेंट रह सकते हो, सिटीज़न नहीं होते, लेकिन आपको वीज़ा नहीं चाहिए होता। ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, मिलने के 1 साल बाद आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तकरीबन 6 साल का प्रोसेस होता है जिसमें सिटीजनशिप मिल जाती है आपको। लेकिन याद रहे कि आप जब यहाँ पे आओगे, वो जो 2 साल आप पोस्ट स्टूडेंट वीज़ा पे होगे, वो काउंट नहीं होगा। तो आपको इफेक्टिवली 2 + 6 तकरीबन 8 साल लगेंगे टू गेट सिटीजनशिप, ठीक है। ये इस कंट्री की बहुत अच्छी बात है कि ये यहाँ पे जो आके, ठीक है, पैसे वो लेते हैं आपके वीज़ा एप्लीकेशन में, आप पे टैक्स वगैरह, लेकिन एटलीस्ट दे आर गिविंग यू द ऑप्शन कि आप यहाँ पे परमानेंट भी रह सकते हो। दे आर काइंड ऑफ पेइंग यू बैक कि अगर आपने इतना सा यहाँ पे काम किया है, यू कैन बिकम अ सिटीजन अगर आप कल्चरली अलाइंड हो गए, ठीक है। सऊदी अरब वगैरह, UAE वगैरह, इधर आप सारी ज़िंदगी भी लगा दो ना,
और काम शाम करो, जो मर्जी करो, आपको वो परमिट नहीं करते। अब ये आप यहाँ पे छोड़ता हूँ कि कौन सही करता है कौन नहीं करता, ठीक है। लेकिन एनीवेज ये एक बात है। तो ये एक ऑप्शन है। HSMP का इस तरह मुझे डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन पहले ये होता था कि अगर आपने पाकिस्तान में 2 या 3 साल जॉब की है, आपका एक एक्सपीरियंस भी बिल्डअप हो चुका है, आप यहाँ पे आ जाओ, आके सर्च कर लो, ठीक है। अब ये सारी बातें हैं, ये 2 वीज़ा आई थिंक मोस्ट प्रैक्टिकल हैं, जो कि वाइट कॉलर जॉब अगर वहाँ पे कोई कर रहा है, यहाँ पे आके करना चाहता है तो दे कैन कम। अब इसमें ये है कि अब आप एज ए स्टूडेंट अगर आते हो, ठीक है, अब आप सिंगल हो गए, तो क्योंकि मैं अब कॉस्ट की बात थोड़ी सी करता हूँ ना, कि ऐसे तो नहीं है ना कि आप ऑन पेपर बैठे हो और आप उठ के यहाँ पे आ गए हो। भाई यहाँ पे आना, टिकट लेना, इधर रहेंगे कहाँ पे, सब उसकी थोड़ी सी बात डिटेल में मैं बाद में करूँगा ब्रेक डाउन, कि यहाँ पे रहना कितना एक्सपेंसिव है, क्या है। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर इंडिविजुअल आते हो, तो आपको एक कमरा चाहिए होगा टू बिगिन विद। तो ऐसे होता है कि आप जब तक आपकी शादी नहीं होती, फॉर एग्जांपल आप आते हो, MSc की, जॉब कर ली, अब नाउ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स, अब आप जॉब कर रहे हो, यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, आप यहाँ पे एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हो। और यहाँ पे ये बात याद रहे कि यहाँ पे आप चवलियाँ नहीं मार सकते, सॉरी टू से मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इधर आपको बेसिकली प्रॉपर जॉब करनी पड़ती है, विच इज़ अ गुड थिंग। आपको एक सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव मिलता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है अच्छा, आप एक दुनिया को एक और स्कोप से देख सकते हो, राइट। आप बाहर से देखते हो, आपको और कंट्रीज़ के बारे में, पाकिस्तान में अगर आप रहते हो तो आपको एक ही शेल में रहते हो आप, आपको जो इन्फॉर्मेशन मीडिया दे रहा है वही होती है। या बाहर आते हो आपको और बातें भी 10 पता चलती हैं, थोड़ा आपको बैकग्राउंड आपकी ग्रूमिंग होती है एक तरह से, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग आई बिलीव। तो वो आपका हो रहा होगा, आप इंडिविजुअल हो गए, जब तक आपकी शादी नहीं होती यू कैन स्टिल सेव अ रीजनेबल अमाउंट। डिपेंड करता है आपकी जॉब की सैलरी क्या है। आई वुड इमेजिन MSc करके आजकल 35,000 पाउंड तक का स्टार्टिंग मिलेगा आपको, ठीक है। उसका मकसद ये है कि उसमें 2300 पाउंड आपके पास जेब में आएंगे, उसमें फिर आपका अपना अकोमोडेशन देनी होगी। अब अगर आप सिंगल हो, तो आप अगर कमरा शेयर्ड अकोमोडेशन में रहे हो, 500 डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हो, लंदन के आसपास 500-600 पाउंड पर मंथ कमरे में चले जाएंगे, ठीक है। तो बस दुबई वाली, सऊदी अरब वाली सेविंग नहीं है, टैक्स बहुत है इस कंट्री में, लेकिन ये है कि आप कुछ ना कुछ सेव करना शुरू हो जाएगा। मैं इस पर अगेन मैं डिटेल में नंबर्स के साथ बात करूंगा कि वाइबल है कि नहीं, लेकिन आई थिंक जो एक्सपीरियंस आप हासिल करते हो ना, एंड द फैक्ट कि आप सिटीजनशिप की तरफ जा रहे हो, दोज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई थिंक। उसके लिए बेशक आप ये ना सोचें कि मैं यहाँ पे 5 साल काम करके प्लाजा खड़ा कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। प्लाजा नहीं खड़ा कर सकते आप, लेकिन ये है कि आप पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा सेव कर पाओगे, ठीक है, और आप एक्सपीरियंस हासिल कर पाओगे। और सिटीजनशिप आपको मिलती है, तो टिपिकली ये होता है कि विद इन दोज 5 ईयर्स आपकी शादी भी हो जाती है। शादी होती है तो फिर आपके बच्चे वगैरह वो भी सिटीज़न होते हैं एक तरह से। अगर आप, या जब आपको मिलती है उनके लिए अप्लाई कर सकते हो आप। तो मतलब बच्चों को अगर मिल जाए तो फिर कल को वो भी आ सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन हासिल करने, ये वो और जॉब भी कर सकते हैं यहाँ पे इफ़ दे वांट। तो एक वो खुल जाता है, राइट। तो लेकिन अगेन ये आपकी प्रायोरिटी पे, ज़रूरी नहीं अपना मुल्क छोड़ें आप, ठीक है। मैं सिर्फ हाईलाइट करूँ कि क्या क्या इसमें फ़ायदे नुकसान है। और उसके अलावा सोशल एस्पेक्ट जो है वो भी है यहाँ पे। मतलब पहले 5 साल तो, यानी कि जब तक आपका एम होता है ना कि सिटीजनशिप मिल जाए, तब तक तो चलता रहता है पहिया, ठीक है। आपको होता है कि मैं काम भी सीख रहा हूँ, मेरा कैरियर भी प्रोग्रेस हो रहा है, मैं सिटीजनशिप में टारगेट है। जब ये चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे मैं आया था, मैं 23 का था, अब मैं 38 का होने लगा हूँ, ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद आपको फिर होता है कि अब बस यहाँ पे अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो क्या आप उनको पाकिस्तानी कल्चर वापस जाके थोड़ा सा करना है ओरिएंट के नहीं करना। और आपको ज़ाहिर अपना मुल्क तो याद तो आ ही रहा होता है, तो आप परमानेंटली तो आप नहीं आए थे ना, इस पे आए थे एक एम पे। हो सकता है आप आगे परमानेंटली रह के बंदा खुश रह ले, लेकिन ये सारी बातें हैं। तो खैर आज का मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बैकग्राउंड दूँ EU का। तो रिकैप, EU में थे, निकल गए, जाते हुए लोगों को प्रॉब्लम्स थी, फिर निकलते वक्त प्रॉब्लम्स आ रही थी, ज़ाहिर है वो रिलेशनशिप उसको टूटा। अभी नए रूल्स आए हैं ब्रेक्जिट के नतीजे में। अब उन रूल्स में फ़ायदा ये है कि एवरीवन इज़ ऑन द लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। डॉक्टर्स को हमेशा से अलाउड है ना पाकिस्तान से, डॉक्टर्स तो, मेरी अपनी वाइफ डॉक्टर है, वो आ जाते हैं आप, ठीक है, वो प्लैब दे के, वो एक अलग रूट है। लेकिन टिपिकली इंजीनियर्स, बाकी जो फील्ड्स हैं, MBA वगैरह किया, बाकी चीज़ें हैं, उनके लिए आने का एक रास्ता खुल गया, लाइन ऑफ साइट है। बेहतर होगा कि अगर आप आना चाहते हो तो PSW करके आओ, आप अपनी फील्ड में गुड हो, अच्छे स्टूडेंट हो, आप आओ, आपको PSW मिल जाएगा। जो 2 साल का वर्क होता है, वर्क सर्च करने वाला, उस पर आप जॉब स्टार्ट करो, फिर आप ट्रांजिशन हो जाओ वर्क परमिट या Tier 2 डिपेंडेंट पे। वर्क परमिट अब नहीं रहा ऑफिशियली, तो Tier 2 वीज़ा पे आप शिफ्ट कर जाओ। और उस शिफ्ट करने के बाद आप जो है 5 साल बाद ILR और फिर 6ठे साल सिटीजनशिप। उसके बाद देखो कि वापस जाना है कि क्या करना है। एक सिर्फ मैं बात कह दूं कि जब इतना अर्सा आप अलाइन रहते हो ना, हाँ ये आई शुड रादर एक्चुअली मेक इट क्लियर कि इतना अर्सा जब आप यहाँ पे जॉब वगैरह करते हो, तो ये डिपेंड करता है आपने किस फील्ड में जॉब की है, क्या वो फील्ड पाकिस्तान में लाइक फॉर लाइक है कि नहीं है। क्योंकि अगर वो फील्ड नहीं है ना पाकिस्तान में, तो आपको वहाँ पर जाके जॉब इमीडिएटली ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे, मेरे जो कोलीग्स हैं
ये प्रॉब्लम आई है बिल्कुल। मेरे केस में तो मैं चलो इस लिहाज से फ़ायदेमंद है कि मैं अपनी करंट कंपनी के साथ एक निगोसिएशन की बेस पे वापस जा रहा हूँ, और वहाँ पे मतलब आई कुड गेट सम टाइम टू स्टार्ट ओवर देयर, और ये चलता है रिलेशनशिप, दैट्स गुड। लेकिन टिपिकली मेरी फील्ड वहाँ पे एज सच आप ओवर क्वालिफाइड हो जाते हो अपनी फील्ड के लिए, ये भी एक बात है। लेकिन अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, मैनेजमेंट में हो, आप मैनेजर फील्ड में आ गए, तो हो सकता है वी हैव बेटर प्रोस्पेक्ट। अगर आप टेक्निकली बंदे रहे जिस तरह मैं रहा हूँ, टेक्निकल अथॉरिटी हो अपनी चीज़ में, तो फिर वो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में उस तरह की जॉब अभी कोई मांग रहा भी रहा है कि नहीं। तो पाकिस्तान में टिपिकली लो कॉस्ट रीजन समझा जाता है उसको, उधर आई डोंट थिंक अभी वहाँ पे डेवलपमेंट हाईली, दो चीज़ें, गुड पे एंड टेक्निकल प्रोग्रेस वाली जॉब्स जो हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज समथिंग एल्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन एनीवेज खैर, एनीवेज होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो पूछ लें, आई ट्राई टू आंसर। हो सकता है मैं बहुत तेज़ स्पीड में गया हूँ, लेकिन नेवरदलेस दिस वाज द फर्स्ट राउंड। आगे मैं एक और बनाऊंगा वीडियो जिस पे आई विल टॉक अबाउट द एग्जैक्ट जो कॉस्ट्स है ना यहाँ पे रहने की, मंथली कॉस्ट्स क्या क्या हैं, ताकि आप लोग एस्टिमेट लगा लें कि आपको पे कितनी मिलेगी और आपकी उसमें से कॉस्ट वगैरह क्या होंगी। तो इज़ इट वर्थ द एफर्ट ऑफ कमिंग हेयर और नॉट। मैं ऐसा ये नहीं कह सकता कि अच्छा है कि नहीं है, फ़ायदे ये दो हैं डेफिनेटली। एक्सपीरियंस एक अच्छा होता है, एक पर्सपेक्टिव मिलता है, और सिटीजनशिप ये तीन चीज़ें। अगर ये तीन चीज़ें ना होती तो मैं डेफिनेटली मैं कहता फिर आप अनलेस असाइलम लेके आना है फॉर वट एवर रीज़न, अल्लाह ना करे आप ना आए। खैर एनीवेज, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।